प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 8 अध्याय 10 ध्वनि। प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहला प्रश्न है वाद्य यंत्रों के उदाहरण दो। बांसुरी, तबला, हारमोनियम, सितार आदि प्यारे बच्चों वाद्य यंत्रों के उदाहरण हैं। इसमें ये हमारी पाठ्य पुस्तक है और इसमें यहाँ पर ये तबला है प्यारे बच्चों, ये सितार है, ये हारमोनियम है और ये बांसुरी है। जो वाद्य यंत्र हैं उनके चित्र जो है दिखाए गए हैं। इससे अगला है कंपन किसे कहते हैं। किसी वस्तु को अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने की गति को कंपन कहते हैं। जैसे विद्यालय की घंटी पर लकड़ी के हथौड़े से चोट मारते हैं तो उसमें कंपन उत्पन्न होती है। एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करके बीच में छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब कोई वस्तु कंपन करना बंद कर देती है तो यह ध्वनि जो है बंद कर देती है। प्यारे बच्चों, इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे चित्र है, जैसे यहाँ पर ये बच्चा है, ये कढ़ाई है खाली, इसके ऊपर ये चोट मारता है किसी कड़छी से या चम्मच से, तो इसमें क्या है, कंपन पैदा होती है और ध्वनि सुनाई देती है। और जब वो प्लेट कंपन करना बंद कर देती है तो हमें ध्वनि फिर सुनाई नहीं देती। इसमें प्यारे बच्चों ये थाली दिखाई गई है, इसके अंदर क्या है, जल दिया गया है। जब इसके किनारे को एक चम्मच से इस पर आघात करते हैं तो इसके जल के अंदर कंपन पैदा हो जाती है और वो कंपन हमें दिखाई देती है। प्यारे बच्चों, कई बार हमें कंपन दिखाई भी नहीं देती क्योंकि उसमें जो आयाम है वो छोटा होता है, हम केवल उसको महसूस कर सकते हैं। इससे अगला प्रश्न है कंपित थाली में जल की तरंगें। एक थाली में जल ले लेंगे तथा एक चम्मच में इसके किनारे पर आघात करेंगे, हम जल में तरंगें उत्पन्न हुई दिखाई देती हैं। ये तरंगें हमें दिखाई देती हैं। यदि इन तरंगों का आयाम कम हो तो हम ये देख नहीं पाते, केवल अनुभव कर पाते हैं। वाद्य यंत्र जिन्हें केवल पीटा या आघात किया जाता है। प्यारे बच्चे, इसमें मंजीरा, झांझ, घटम तथा नोट, मिट्टी के बर्तन, करताल आदि। जब हम किसी मृदंगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ ही नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये मंजीरा है, ये घटम है, घड़ा कह सकते हैं इसको। और इनसे जो वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं इनको केवल पीट करके आघात के द्वारा ही जो है ध्वनि उत्पन्न की जाती है। मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है। वाक यंत्र या कंठ द्वारा। वाक यंत्र यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। इसके आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए संकीर्ण झिरी बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित हो जाते हैं, इसे ध्वनि उत्पन्न होती है। इनसे जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। प्यारे बच्चों, मानवों में वाक तंत्र, इसमें ये चित्र दिखाया गया है वाक तंत्र का। इसमें मानवों में वाक तंत्र, यहाँ जो है ये वाक तंत्र होता है इसमें प्यारे बच्चों, वो इस तरह का होता है। अगला प्रश्न है
पुरुषों तथा महिलाओं में वाक् तंतुओं की लंबाई कितनी होती है? पुरुषों में वाक् तंतुओं की लंबाई 20 mm तथा महिलाओं में 15 mm होती है। निर्वात किसे कहते हैं? जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो यह कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। क्या ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? हाँ, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि किसी भी ठोस, द्रव या गैस में संचरण कर सकती है। इसके बाद में है मानव कान। इसकी बाहरी आकृति कीप जैसी होती है। इसमें जब ध्वनि प्रवेश करती है तो एक नलिका से गुजरती है जिसके एक सिरे पर पतली तनित झिल्ली होती है जिसे कर्णपटय कहते हैं। कर्णपटय यह तनित रबड़ की शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटय को कंपित करती है, कंपनों को आंतरकर्ण तक भेज देती है, वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेजा जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुन सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें हमारी पाठ्य पुस्तक में ये मानव कण का चित्र दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर ऐसे है और फिर ये ऐसे है। इसमें क्या है कि ये आंतरकर्ण है और ये कर्णपटय है और ये मानव कर्ण का चित्र है। प्यारे बच्चों, दोलन गति किसे कहते हैं? दोलन गति किसे कहते हैं? किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। आवृत्ति किसे कहते हैं? उत्तर है प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। दोलनों की आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। इसका संकेत HZ है। 1 हर्ट्ज आवृत्ति 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। प्रबलता को डेसिबल मात्रक में व्यक्त करते हैं। प्यारे बच्चों, सामान्य श्वास की प्रबलता 10 dB यानी 10 डेसिबल होती है। सामान्य बातचीत की प्रबलता 60 dB तथा ओस फैक्ट्री की प्रबलता 80 dB होती है। इससे अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। आवृत्ति। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारतव को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि का तारतव कम है। ढोल। यह मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए कम तारतव की ध्वनि उत्पन्न करता है। यहाँ पर ता रहता हो। प्यारे बच्चों, सीटी इसकी आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए अधिक तारतव की ध्वनि उत्पन्न करती है। इससे आगे पक्षी। यह उस तारतव की ध्वनि उत्पन्न करता है, इसलिए पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। शेर। शेर की दहाड़ का तारतव मंद होता है, इसलिए शेर की दहाड़ अत्यंत प्रबल होती है। इससे आगे प्यारे बच्चों, एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की आवाज़ की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। अश्रव्य ध्वनियाँ। 20 कंपन प्रति सेकंड यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान नहीं सुन सकता। ऐसी ध्वनियाँ अश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। श्रव्य ध्वनियाँ। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियाँ मानव सुन सकता है, इसलिए इनको श्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। शोर। अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। सुसंगीत या सुस्वर ध्वनि कानों को सुखद लगती है। ध्वनि प्रदूषण। प्यारे बच्चों, जिस तरह हम वायु प्रदूषण पढ़ते हैं तो उसी तरह से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। वातावरण में अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। वाहनों की ध्वनियाँ, पटाखों का फटना, मशीनें, लाउडस्पीकर, ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न तथा ट्रांजिस्टर, रेडियो, कूलर, रसोई घर में लगाए गए उपकरण, मिक्सी आदि ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। प्यारे बच्चों, ध्वनि प्रदूषण से हानियाँ। ध्वनि प्रदूषण के कारण अनिद्रा,
अति तनाव या उच्च रक्तचाप कह सकते हैं इसको, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय लिखो। प्यारे बच्चों, वायुयान के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में रव शामक या जिसको साइलेंसर भी कहते हैं, प्यारे बच्चों, युक्तियां लगानी चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? ध्वनि प्रदूषण को करने वाले क्रियाकलापों को या उद्योगों को आवासीय क्षेत्र से दूर स्थापित करना चाहिए। वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना चाहिए। टेलीविज़न की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि ध्वनि आवाज़ों तक नहीं पहुंच पाए। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि गणित व विज्ञान की वीडियो आपको मिलती रहे।